विषय ये है कि क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई रीशफलिंग हो सकती है? क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई बदलाव हो सकता है? क्या हरियाणा की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी की जो वजारत है, जिसके अंदर 14 मंत्री हैं, क्या उनके अंदर किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है? कोई नए आ सकते हैं? देश रोजाना के YouTube चैनल, इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज पर दर्शकों, सब्सक्राइबर व फॉलोवर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम अपने दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हकीकत ये भी है कि अच्छी पत्रकारिता के लिए पैसों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी सहायता देगा। आपसे अनुरोध है कि अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन कर देश रोजाना को आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ चर्चा में हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो इस समय हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा सुर्खियां ले रहा है। एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा जो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कभी मीडिया के अंदर, कभी सोशल मीडिया में या पॉलिटिकल गॉसिप के अंदर अपनी जगह बना रहा है। विषय ये है कि क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई रीशफलिंग हो सकती है? क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई बदलाव हो सकता है? क्या हरियाणा की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी की जो वजारत है, जिसके अंदर 14 मंत्री हैं, क्या उनके अंदर किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है? कोई नए आ सकते हैं? इस तमाम को लेकर के तमाम प्रकार की सुर्खियां हैं। सबके अपने अपने अंदाज हैं, सबके अपने अपने अनुमान हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, हैट्रिक सरकार बनी, तीसरी बार सरकार जो बनी हरियाणा में, 18 अक्टूबर को उसका शपथ ग्रहण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नायब सिंह सैनी और उनके साथ में उनके तमाम वजीरों ने शपथ ली, जिसके अंदर 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने और बाकी कैबिनेट मंत्री बने। अब लगभग 6.5 महीने सरकार बने हो चुके हैं और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि जो पहली बार वो सीएम बने थे उस समय वो कभी उन्हें खड़ाऊं सीएम कहा गया, कभी उन्हें कहा गया केयर टेकर मुख्यमंत्री, कभी ये कहा गया कि क्योंकि अगली सरकार नहीं आनी, तमाम प्रकार की बातें थी। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनी और उसके मुखिया बने नायब सिंह सैनी, तब से और आज तक, यानी कि इन 6.5 महीने में नायब सिंह सैनी का जो रुतबा है, जो ऑरा है, उसके अंदर प्रतिदिन बदलाव दिखता है। नायब सिंह सैनी अब अपनी भूमिका दिखाने के लिए, अपना जो उनका ऑरा है, उनका वर्चस्व है दिखाने के लिए, वो आप इसे माने कि अब पूरी तरह से अब वो नए क्लेवर में है, पूरी तरह से एक तरह से उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ते दिखना चाहते हैं। आपसे अगले वीडियो में ये चर्चा भी करूंगा, लेकिन इस वीडियो में ये बात कि क्या नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने, अब 6.5 महीने बाद क्या उन्हें बदलाव हो सकता है? हो सकता है तो कब हो सकता है, ये भी चर्चा आपसे करेंगे। और कौन से मंत्री पर क्या बात आ सकती है, कौन से मंत्री के साथ कौन सी बात जुड़ी हुई है, ये सारी आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा था 18 अक्टूबर को जब शपथ ग्रहण हुई, तो उस शपथ ग्रहण के अंदर जिन मंत्रियों ने शपथ ली नायब सिंह सैनी के साथ में, उनमें वो शपथ लेने वाले अनिल विज थे। नायब सिंह सैनी जी के साथ शपथ लेने वाले अनिल विज थे, कृष्णलाल पंवार थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, कृष्ण बेदी थे, विपुल गोयल हैं, आरती राव हैं, श्रुति चौधरी हैं, ये तमाम नाम हैं, गौरव गौतम हैं, राजेश नागर हैं, ये सभी नाम है। आपको सिलसिलेवार एक एक करके नाम बताऊंगा। और इन मंत्रियों के अब उनका जो प्रोफाइल है, मंत्रियों की जो रिपोर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहा करते हैं कि हर 100 दिन की रिपोर्ट हो, अब उस पर रिवाइव भी चल रहा है, उन पर मार्किंग भी हो रही है। जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनका कार्यकाल जो हो चुका है 6.5 साल का, इसमें उनका अंदाज क्या है, जनता के साथ उनके किस प्रकार के रिश्ते बन रहे हैं, जनता से रिपोर्ट क्या आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स क्या कह रहे हैं, ये सब पर नजर है। और इसी को मान करके, इसी को सोच समझ करके लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल में बदलाव या फेरबदल हो सकता है कोई। मैं आपको बताऊं, जो मंत्री हरियाणा सरकार में है, नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बाद में अगर अनिल विज का नाम आता है, अनिल विज मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके पास पावर डिपार्टमेंट है, उनके पास लेबर डिपार्टमेंट है, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। गृह मंत्रालय नहीं मिला।
अगर अनिल विज साहब की बात करें तो अनिल विज साहब का जो तीसरी टर्म के अंदर जो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होना, उनका शपथ ग्रहण होना, उनको जो पोर्टफोलियो मिलना, इस सब में आप देखें तो पिछली मनोहर सरकार पार्ट 2 के दौरान तक अनिल विज गृह मंत्री हुआ करते थे। नायब सैनी पार्ट 1 की सरकार के अंदर जब मनोहर लाल जी की जगह नायब सिंह सैनी बने तो अनिल विज ने शपथ लेने से इनकार कर दिया था कि मेरे जूनियर हैं अनिल विज, मंत्री नहीं बनूंगा। अब की बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में उनके साथ कई बार कई प्रकार के इंसिडेंट चले। सबसे महत्वपूर्ण रहा अनिल विज साहब का जो उनकी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर, वीडियो पर, फोटो पर गद्दार चस्पा किया जाना। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बारे में अनिल विज साहब के बयान आना, और ये दोनों बातें उस समय थी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। अगर आप देखें तो पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यमुनानगर की रैली में थे तो वो सीन लोगों में बड़ी चर्चा का विषय रहा कि प्रधानमंत्री मंच पर आए। मंच पर आने के बाद में वो सूबे के नेताओं, केंद्र के नेताओं सबसे उनका खैर मकदम कर रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अनिल विज साहब के पास तक आते आते एकाएक प्रधानमंत्री जी मुड़ गए। ये बड़ी चर्चाएं रही। अब अगर बात आ जाती है कि अनिल विज के नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या है, तो अनिल विज के पॉजिटिव तो सबसे ज़्यादा ये है कि वो सबसे सीनियर विधायक हैं। अनिल विज के पॉजिटिव ये है कि वो सबसे सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल विज के पॉजिटिव ये है कि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात आएगी तो अनिल विज साहब के प्रति नेगेटिव बात यह कि उनकी वजह से सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे मौके आए जब सेफ जोन में जाती दिखाई दी, जब बैक डोर पर, बैक स्टेप पर, बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी और सरकार। यानी कि कई बार अपने बयानों से असहज कर देते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी के साथ में, अनिल विज के साथ में जो प्रधानमंत्री जी की बेरुखी थी, वो नई गॉसिप को चर्चा दे रही है। क्या अनिल विज पर तलवार लटक रही है मंत्रिमंडल पर? ये चर्चा का विषय है कि क्या इतना सब कुछ होते हुए, इतने सीनियर विधायक, इतने सीनियर मंत्री होते हुए भी क्या अनिल विज की कुर्सी पर भी कोई तलवार लटक सकती है? सबसे पहला नाम अनिल विज का मैंने आपसे बात की, और आप मान करके चले कि 50-50 चांस इसमें आप लगा लीजिएगा कि अनिल विज भले ही सीनियर हैं, भले ही वरिष्ठ नेता हैं, भले ही वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ अनिल विज जी का एक वो वाला भी प्रोफाइल है कि जिसके अंदर वो सरकार को, पार्टी को कहीं ना कहीं असहज कर देते हैं। अगर अगला नाम लें तो फिर अगले नाम में आ जाएगा दलित नेताओं के बारे में। अनिल विज पंजाबी समाज से हैं, इकलौते पंजाबी मंत्री हैं। देश रोजाना के YouTube चैनल, इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज पर दर्शकों, सब्सक्राइबर व फॉलोवर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम अपने दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हकीकत ये भी है कि अच्छी पत्रकारिता के लिए पैसों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी सहायता देगा। आपसे अनुरोध है कि अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन कर देश रोजाना को आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद। अगली बात मैं आपको कर रहा हूं कि जो सरकार के अंदर शामिल 2 दलित चेहरे, एक है कृष्णलाल पंवार और दूसरे हैं कृष्ण बेदी। पहले चर्चा कृष्णलाल पंवार जी की कर लेते हैं। कृष्णलाल पंवार इंडियन नेशनल लोकदल से 2014 के चुनाव से पहले आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी में आने के बाद में उनका कद बढ़ा, उनका औरा बढ़ा। उनको 2014 के चुनाव में विधानसभा चुनाव की टिकट मिली, चुनाव जीते, विधायक बने, मंत्री बने। 2019 का विधानसभा चुनाव पंवार साहब हार गए। 2019 का चुनाव हारने के बाद में वो हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे SC मोर्चा के। इसके साथ साथ पंवार साहब को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। 2024 के चुनाव में उनको फिर टिकट मिला और 2024 के चुनाव में पंवार साहब जीते। चुनाव जीत करके उनको दलित कोटे से, SC कोटे से उनको मंत्री बनाया गया। एक वीडियो वायरल था पिछले दिनों कृष्णलाल पंवार जी का। वो बता रहे थे, मनोहरलाल खट्टर जी के लिए कह रहे थे कि मनोहरलाल खट्टर साहब तो माई बाप हैं। वैसे सियासतदान कभी कुछ भी कह सकते हैं, तो पंवार साहब का वो बात भी चर्चा में थी। इसलिए पंवार साहब आप मान सकते हैं कि मनोहरलाल जी के बहुत निकटस्थ लोगों में, नज़दीकियों में भी शामिल हैं। नायब सिंह सैनी के साथ भी उनकी ट्यूनिंग ठीक है। कृष्णलाल पंवार के पॉजिटिव एक और बात आती है कि वो दलित चेहरा, जाना पहचाने दलित चेहरे हैं।
लगातार विधायक पहले इनेलो में बनते रहे और अब फिर बीजेपी में आकर के भी दूसरी बार विधायक हैं। किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी नहीं हुई है। इसलिए समझा यह जाएगा कि कृष्णलाल पंवार जी को मंत्रिमंडल में कोई खतरा नजर आता नहीं। बड़े सीनियर नेता होते हुए भी वो लो प्रोफाइल चलते हैं, इसलिए उन पर कोई किसी प्रकार का खतरा मुझे नजर नहीं आता। अगर अगली बात करें दलित नेताओं में, तो कृष्ण बेदी दलित समाज से मंत्री हैं। कृष्ण बेदी डीएससी समाज से आते हैं। आपको मैं ध्यान दिलाता चलूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की बात चल रही थी, जब चुनाव था और चुनाव से पहले एससी समाज को दो भागों में चलने की बात चली, एक एससी और एक डीएससी। ये डीएससी का फॉर्मूला लाए थे मनोहर लाल जी और उसको फॉर्मूले को बड़ी हवा दी नायब सिंह सैनी जी ने और उसका चुनाव में असर दिखाई दिया। डीएससी समाज है, यानी कि जो दलित समाज के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर जो दलितों में पिछड़े हुए हैं, जिनको कि रिजर्वेशन के लाभ कम मिलते थे, उनके अंदर वाल्मीकि आ सकते हैं, धानक हैं उनके अंदर, और बाकी जो कास्ट हैं, काफ़ी सारी कास्ट है और इस पर मैंने कई आपके साथ वीडियो शेयर भी किए थे। तो कृष्ण बेदी डीएससी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ दूसरी बात है, कृष्ण बेदी भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 2014 में भी कृष्ण बेदी चुनाव जीते थे, विधायक बने थे, शाहबाद मारकंडा से थे उस समय, और चुनाव जीत करके मंत्री बने। 2019 का चुनाव कृष्ण बेदी हार गए थे। जब चुनाव हार गए तो उनको चुनाव हारने के बाद में मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको समायोजित किया गया था। कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार सचिव हुए थे। उसके साथ साथ वो संगठन में भी उनकी भूमिका थी, संगठन में प्रदेश महामंत्री भी रहे। कृष्ण बेदी 2024 का चुनाव फिर जीते और अब की बार चुनाव जीते जाकर के वो जाटलैंड से, नरवाना से विधायक बने। विधायक बनने के बाद आजकल सरकार के अंदर वो मंत्री हैं। कृष्ण बेदी के साथ भी कई सारी बातें जो हैं वो पॉजिटिव हैं। डीएससी समाज से आते हैं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन और सरकार में सब में पकड़ है। और इन सब को देखते हुए अगर कहें कि कृष्ण बेदी जी की मिनिस्ट्री को किसी प्रकार का कोई खतरा नजर नहीं आता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनोहर लाल जी के भी नज़दीक है, नायब सिंह सैनी के साथ भी बढ़िया ट्यूनिंग बनाई हुई है, इसलिए इन पर भी कोई खतरा मुझे नज़र नहीं आता। सरकार में अगर बात करते हैं तो राजपूत ठाकुर कोटे से श्याम सिंह राणा वजीर हैं। श्याम सिंह राणा भी भारतीय जनता पार्टी में, अब हालांकि नेता पुराने हैं, लेकिन उनकी बीजेपी से नाराजगी हुई थी। 2014 में चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। श्याम सिंह राणा 2014 में विधायक बने तो विधायक बनकर के मंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में। 2019 का चुनाव वो हार गए थे। चुनाव हारने के बाद में उनकी जो आपसी कुछ टसल्स थी पार्टी के अंदर, इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए थे। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी साहब श्याम सिंह राणा को मना करके पार्टी में वापस ले आए थे। जब श्याम सिंह राणा पार्टी में वापस आए तो करणदेव कंबोज नाराज हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इधर श्याम सिंह राणा जी को टिकट मिला। श्याम सिंह राणा चुनाव जीत गए। सबसे उम्र दराज जो विधायक हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, उनमें श्याम सिंह राणा आते हैं। श्याम सिंह राणा को जो नायब सिंह सैनी जी लाए थे पार्टी के अंदर, उसका पारितोषिक भी मिला और उनको बनाया गया हरियाणा सरकार का वजीर, कैबिनेट मंत्री हैं। और मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता कहीं दूर तक भी किसी तरह का भी श्याम सिंह राणा पर भी। अगर अगली बात करें तो अगली बात में आ जाती है वैश्य अग्रवाल समाज से। वैश्य अग्रवाल समाज से विपुल गोयल हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। 2014 में विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद में लगभग आधी टर्म के बाद उनको वजीर बनाया गया था हरियाणा सरकार का। मनोहर लाल पार्ट 1 की सरकार में मंत्री हुए विपुल गोयल। पार्टी की टसल्स थी। कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद के सांसद हैं, कभी विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर की जोड़ी के उदाहरण पेश किए जाते थे, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, वो आते आते इनकी दूरियां इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। 2019 में टिकट नहीं मिल पाई विपुल गोयल को। 2019 से 24 तक पार्टी के अंदर कहीं पर्दे में और कभी किनारे पर, मतलब इस प्रकार से अपने अच्छे समय का इंतजार करते रहे विपुल गोयल। सक्रिय हुए 2023 के अंदर ही। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब भी टिकट की दावेदारी विपुल गोयल की लोकसभा चुनाव की थी। लोकसभा का टिकट नहीं मिला। 2024 का विधानसभा चुनाव आया, विधानसभा चुनाव में वो टिकट लेकर के आए।
और बताते हैं कि एक इंटरनल समझौता भी हुआ कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में, और उस समझौते की दोनों नेता इस समय पालना भी पूरे ठीक से कर रहे हैं। भले ही फरीदाबाद की जो राजनीति को में इंटरेस्ट रखते हैं उनको सुनते होंगे जरूर, ट्रिपल इक्के वाली बात भी पूरे हरियाणा में जाती है। विपुल गोयल उस ट्रिपल इक्के में सबसे सीनियर इक्का है, तुरुप का इक्का कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, तो विपुल गोयल इस समय पूरी तरह से सद कर चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी के साथ भी, मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनकी ट्यूनिंग ठीक ठाक है बिल्कुल। कृष्णपाल गुर्जर भी उनका विरोध नहीं करते। अग्रवाल, वैश्य अग्रवाल समाज के इकलौते प्रतिनिधि हैं सरकार के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मुझे कहीं कोई खतरा नजर नहीं आता विपुल गोयल की कुर्सी पर भी। अगर अगली बात करें तो फिर अगली बात आएगी, अहीर यादव समाज से मंत्री हैं आरती राव। आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह का मतलब कि उनके प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सीधे रिलेशन है। राव इंद्रजीत अपनी बेटी को एडजस्ट करना चाहते थे 2014 में भी, 2019 में भी नहीं कर पाए। 2024 में टिकट मिली तो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती आरती राव। चुनाव में बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में चुनाव जीती और हरियाणा सरकार की इस समय हेल्थ मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों एक फोटो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, प्रधानमंत्री जी से मिलने गए हुए थे राव इंद्रजीत सिंह और बेटी आरती राव साथ थीं। प्रधानमंत्री जी का आरती राव के सर पर हाथ रखना ये बताने के लिए काफ़ी है कि आरती राव को कहीं कोई खतरा नहीं है। महिला कोटे से भी हैं और कोई खतरा उनको मुझे नज़र नहीं आता। और अहीरवाल से यदुवंश से जो दूसरे मंत्री हैं वो है राव नरवीर सिंह। 36 का आंकड़ा है राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच में। और सियासत कहा करती है कि अगर एक मयान में दो तलवार समा सकती हैं तो वो सियासी मयान ही हुआ करती है। भारतीय जनता पार्टी की सियासी मयान में दोनों तलवारें हैं, राव नरवीर सिंह भी हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। दोनों राव साहब का आपस का मैंने बताया 36 का आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद राव नरवीर सिंह अब की बार पूरी खनक के साथ विधानसभा की टिकट लेकर के आए थे। 2014 में राव नरवीर सिंह खांटी नेता हैं, 1987 से विधायक बनते चले आ रहे हैं, चौथी बार विधायक हैं। अब बात बीजेपी वाली ही करूंगा उनकी। 2014 में उनको भाजपा से विधानसभा का टिकट मिला था, बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव जीते थे। चुनाव जीत करके मनोहर पार्ट 1 की सरकार में वजीर रहे थे, मनोहर लाल जी के बड़े नजदीक अंग संग हुआ करते थे। 2019 का चुनाव आया तो टिकट गवा बैठे राव नरवीर सिंह। तमाम प्रकार की बातें हुई कि राव इंद्रजीत ने कटवा दी। मनीष यादव को टिकट मिला था 2019 में बादशाहपुर से। चर्चाएं हुई कि संगठन ने ऊपर से यूथ को देना था। जो भी हुआ, राव नरवीर सिंह का टिकट कट गया। राव नरवीर सिंह विपुल गोयल की तरह ही किनारे लगे रहे 2019 से और 2024 के चुनाव तक। बड़ी बातें चलती थी, लेकिन अमित शाह जी ने उनको बुलाया, राव नरवीर सिंह को। अमित शाह के साथ उनकी सीधी बैठक हुई, यानी कि भाजपा के सबसे बड़े नेता उनमें ही शामिल हैं अमित शाह। अमित शाह ने उनका टिकट पक्का किया, राव नरवीर सिंह को टिकट मिला, विधायक बने, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते, सरकार के अंदर वजीर बने, इस समय सरकार के मंत्री हैं, उद्योग मंत्रालय संभालते हैं। राव नरवीर सिंह दूसरी तलवार है मयान के अंदर, और दोनों मयान में तलवारें समाई रहेंगी। ना आरती राव को कोई खतरा नजर आता है मुझे, ना राव नरवीर सिंह को खतरा नजर आता है कोई। अगर अगली बात करें तो अगली बात आ जाएगी फिर जाट समाज से। जाट समाज से भी 2 मंत्री सरकार के अंदर हैं। जाट समाज से जो मंत्री हैं वो महिपाल ढांडा हैं, शिक्षा मंत्री, और श्रुति चौधरी हैं। महिपाल ढांडा भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। 2014 में भी विधायक बने, 2019 में भी विधायक बने, 2024 में भी विधायक बने। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के सभी नेताओं के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। महिपाल ढांडा मनोहर लाल जी के भी नज़दीक रहे, नायब सिंह सैनी जी के भी उतने ही नज़दीक हैं। नायब सिंह सैनी पार्ट 2 की सरकार के अंदर ढांडा साहब मंत्री बने थे पहली बार। बाकी तो मंत्री जो सरकार में बने नायब सिंह सैनी पार्ट 2 की सरकार में, उनमें से कोई रिपीट नहीं हुआ। या तो वो चुनाव हार गए या टिकट नहीं मिली, विधायक बने तो भी मंत्री नहीं बने। लेकिन महिपाल ढांडा मंत्री अब भी बने। महिपाल ढांडा साहब के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी की जो यूथ का वो नेतृत्व करते हैं और जाट समाज के अंदर बीजेपी का वो बड़ा चेहरा है। कई बार बात चलती है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मैंने आपको बताया ही
कई बार बात चलती है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगर जाट फेस कोई रेडी तैयार किया जाएगा, क्योंकि चाहे वो धनखड़ साहब हों, चाहे वो सुभाष बराला साहब हों, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु साहब हों, वो लगातार दूसरे जो चुनाव हारने उड़ने के बाद में उनकी स्थान पर एक चेहरा अगर लाने की बात चलती है तो उसमें ढांडा साहब का नाम आता है। इसलिए मुझे महिपाल ढांडा पर कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता। अगर अगली बात करें तो आगे बात आ जाती है फिर श्रुति चौधरी की। श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल जी की पोत्री हैं, किरण चौधरी और चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, सांसद रही हैं पहले। अब की बार उनको जब टिकट नहीं मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से, तो माँ बेटी दोनों आ गई थी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़ करके। माँ को यानी कि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बना दिया, राज्यसभा में मेंबर, और किरण चौधरी वाली सीट तोशाम की सीट मिली श्रुति चौधरी को। और यहाँ भी आप कह सकते हैं मयान में दो तलवार, इधर चौधरी धर्मवीर और इधर किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी सरकार के अंदर इस समय वजीर हैं, बाल और महिला विकास डिपार्टमेंट इस टाइप के मंत्रालय उनके पास हैं। चौधरी बंसीलाल का उनके साथ शैडो जुड़ा हुआ है, काम में किसी प्रकार की कोई बात है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आनी हो श्रुति चौधरी को भी। अगर अगली बात करें तो फिर ओबीसी समाज से रणवीर सिंह गंगवा हैं, प्रजापत समाज से आते हैं। रणवीर सिंह गंगवा इंडियन नेशनल लोकदल से आए थे भारतीय जनता पार्टी में। पिछली बार वो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे 2019 से 24 के दौरान में। इस समय वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास है, कैबिनेट मंत्री हैं। गंगवा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। किसी प्रकार की उनके साथ भी कोई बात चलती नहीं है, सीनियर नेता हैं। इधर मनोहर लाल जी के साथ भी उनकी ठीक ठाक पटरी बैठती थी, इधर अब पटरी ठीक बैठती है नायब सिंह सैनी के साथ भी। रणवीर सिंह गंगवा पर भी अगर सियासत की बात करें, जो सियासी घटनाक्रम को देखते हैं, सियासी बातों में रुचि रखते हैं, तो वो मानते हैं कि रणवीर सिंह गंगवा को भी कोई विशेष खतरे वाली बात दिखाई नहीं पड़ती। अगर अगली बात करें तो फिर ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज के दो मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा और गौरव गौतम। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पहली बार विधायक बने हैं और गौरव गौतम भी पहली बार विधायक बने हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा खांटी नेता हैं, इंडिपेंडेंट सांसद रहे थे, सांसद रहे हैं वो कई बार, सोनीपत से सांसद रहे, करनाल से सांसद रहे और रोहतक से भी सांसद रहे। हरियाणा में जो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सांसदों की गिनती होती है तो उनके अंदर अरविंद शर्मा का नाम आता है। बहुत कम लोग निर्दलीय सांसद जीता करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सांसद बने थे पहली बार। 2 बार कांग्रेस से बने और फिर भारतीय जनता पार्टी से बने रोहतक से। 2019 में मुख्यमंत्री का ख्वाब संजोए हुए गए थे अरविंद शर्मा, मुख्यमंत्री के ख्वाब संजोए हुए गए थे अरविंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी में। विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय 2 सीटों पर और दोनों पर हार गए थे। अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद में उनको सरकार में वजीर बनाया गया। डॉक्टर अरविंद शर्मा का वो जो भाषण वायरल था, आपने बड़ा सुना होगा विधानसभा में, दादा राम कुमार गौतम को वो जो गोबर वाला सीन था, आप देख लीजिए, उस बात को दिखा भी देते हैं आपको। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो। इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते थे खूब अच्छी तरह से। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। अध्यक्ष महोदय सुनिए, माइंड अप करो आप। आई वांट टू क्लैरिफाई। देखिए, डॉक्टर साहब ने बात जो कही है 10 किलो गोबर पी गए थे। भाई एक काम करे, तू पाइया पीजे, एक छटाक पीजे, कह दो यार। अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना, डॉक्टर साहब तो 1000 किलो कोई बात नहीं होगी। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो। तू ठीक है, मंत्री बन गया, तेरा बलवान भी नहीं है ऐसा जी। तो ये बहुत आपने देखा सुना होगा, बहुत चला था। डॉक्टर अरविंद शर्मा नायब सिंह सैनी के अंग संग खूब दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के अगर प्रोफाइल से देखें तो मुझे कोई समस्या लगती नहीं, लेकिन बात ये आ जाती है कि क्या किसी और ब्राह्मण चेहरे को भी एडजस्ट करने के लिए अरविंद शर्मा का नंबर तो नहीं आ सकता।
हालांकि अभी लगता नहीं है, लेकिन आप मान करके चलें कि अरविंद शर्मा बड़ा चेहरा है, खांटी नेता हैं, और जो खांटी नेता हुआ करते हैं, बड़े नेता हुआ करते हैं, उनसे बड़े नेता भी थोड़े से असहज भी रहते हैं। अभी तक देखें तो अरविंद शर्मा सेफ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते राजनीति में। दूसरे मंत्री हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम पलवल के विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं करण सिंह दलाल। उनको चुनाव हरा करके विधायक बने गौरव गौतम। लगभग 34,000 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। जब गौरव गौतम को टिकट मिला था तो लोग ये कहा करते थे कि गौरव गौतम कहीं टिकेंगे नहीं, लेकिन चुनाव चला और चुनाव परिणाम आया तो फिर कह सकते हैं कि गौरव गौतम ने कहीं टिकने नहीं दिया दलाल साहब को। चुनाव हारने के बाद करण सिंह दलाल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में हैं। गौरव गौतम की याचिका पर गौरव गौतम के चुनाव पर उन्होंने पिटीशन डाली हुई है। गौरव गौतम के पॉजिटिव अगर आता है तो वो यही है कि पहली बार यूथ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और बड़े आराम से टिकट लेकर के आ गए थे। सिटिंग एमएलए दीपक मंगला थे, उनका टिकट कट करके गौरव गौतम ले करके आए थे। पॉजिटिव बात आती है तो फिर उनकी जो वो वाली एक जो चौकड़ी हुआ करती है ऊपर, या आप सियासत के अंदर कह सकते हैं कि जो ऊंचे पायदान वाले नेता होते हैं, वहां तक गौरव गौतम की पहुंच और पकड़ भी है। लेकिन स्थानीय जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनसे 36 का आंकड़ा है। उनसे 36 का आंकड़ा है गौरव गौतम का। और सियासी लोग बताते हैं कि जो चौसर पर बात चल रही है, सियासी चौसर पर, उस सियासी चौसर पर कृष्णपाल गुर्जर जी का भी और कुछ लोगों का भी ये प्रयास है कि शह और मात के खेल में गौरव गौतम को मात दी जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि गौरव गौतम की जो पकड़ है ऊपर वाली, जो पार्टी आला कमान के अंदर, वो ठीक ठाक पकड़ है, अपनी सेठ ठीक रखते हैं। अपना असर उनका चुनाव में दिखाई भी दिया। और अगर बात जनता की आएगी तो वो भी उन्होंने साबित कर दिया कि करण सिंह दलाल को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया, पहली बार विधायक बन गए। पिटीशन वाली बात आती है तो फिर वो सरकार के साथ भी बात आएगी। हालांकि बातें तमाम चलती हैं, लेकिन अगर रेट पिटीशन उनके खिलाफ डली हुई है, ऐसे में सरकार अब दोनों पक्ष की बात करने वाले लोग हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गौरव गौतम के खिलाफ पिटीशन है तो शायद सरकार सोच सकती है, और कुछ लोग ये भी हैं कि गौरव गौतम के खिलाफ पिटीशन है तो सरकार उनके साथ डट के खड़ा होना दिखाना चाहेगी। ये बीजेपी की एक कार्यप्रणाली भी है कि जिस भी उन पार्टी के नेता पर कोई आंच आने की बात आती है तो पार्टी का संगठन उनके साथ खड़ा हुआ होता है। और मैं वो जो दूसरी वाली सोच मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कम से कम समझता हूँ कि जब तक पिटीशन है तब तक गौरव गौतम को खतरा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है, कहा कुछ नहीं जा सकता। अगली बात आती है तो फिर सरकार के अंदर गुर्जर चेहरे के नाम पर राजेश नागर हैं, तिगांव के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। 2014 में भी उनको टिकट मिला था तिगांव से, चुनाव हार गए थे। 2019 में टिकट मिला, चुनाव जीते। 2024 में टिकट मिला, चुनाव जीते। राजेश नागर का भी, ये जो सांसद हैं फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके साथ 36 का आंकड़ा है। वो कई बार मीडिया की सुर्खियां भी बटोरता है। और जब मैं ट्रिपल इक्के की बात कर रहा था, उस ट्रिपल इक्के में एक इक्का राजेश नागर हैं, एक गौरव गौतम हैं और एक विपुल गोयल हैं। राजेश नागर उस तिगांव विधानसभा से आते हैं जिस तिगांव विधानसभा से कृष्णपाल गुर्जर जी अपने बेटे के लिए टिकट भी चाहते थे। टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़े, उप महापौर तक रहे हैं उनके बेटे कृष्णपाल गुर्जर जी के बेटे। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो 36 के आंकड़े वाली बात, तो इन दोनों नेताओं में, राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर में बढ़िया 36 का आंकड़ा है। पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर करतार सिंह भड़ाना, जो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, और भड़ाना बंधुओं की राजनीति बड़ी अलग किस्म की मानी जाती है। करतार सिंह भड़ाना के निवास पर स्वागत हुआ, खैर मकदम हुआ। कभी आमने सामने वाले नेता रहे हैं, लेकिन करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को समालखा से टिकट दिलवाने में भी कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी भूमिका थी। तो क्या ये हो सकता है कि गुर्जर बनाम गुर्जर कुछ काट करने के लिए कृष्णपाल गुर्जर कोई और तैयारी कर रहे हों? ये तय है, ये सर्वमान्य बात है। आप फरीदाबाद की राजनीति में रुचि रखने वालों से बात कर लीजिए, आपके सामने बात आ जाएगी कि कृष्णपाल गुर्जर और राजेश नागर में 36 का आंकड़ा है। राजेश नागर जी जो राजनीति की अगर बात करें तो मैं उनको एक इस प्रकार का नेता मानता हूं जो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क में नहीं और सभी जगह अपनी
गोटी फिट कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी जी के नज़दीक भी माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कृष्णपाल गुर्जर कामयाब हुए तो फिर आप मानिए कि राजेश नागर जी की मंत्री पद को खतरा आ सकता है। तो ये है हरियाणा सरकार के वो 14 टोटल चेहरे, मुख्यमंत्री सहित, जो सरकार का हिस्सा है, सरकार का चेहरा है। अगर बात चल रही है रीशफलिंग की, तो कौन सा चेहरा बदला जा सकता है? हमने आपको बताए नाम। मैंने आपको बताया कि अनिल विज पर बात आ सकती है। मैंने आपको बताया कि उस श्रेणी के अंदर अरविंद शर्मा भी हो सकते हैं। उस श्रेणी में मैंने आपको गौरव गौतम का नाम भी कहा, और उस श्रेणी में राजेश नागर। आप कितने सहमत हैं किस बात से? क्या आपको भी लगता है, और कोई चेहरे आपको लगता है बदले जा सकते हैं? कैसी रहेगी हरियाणा की सियासी राजनीति? क्या कोई बदलाव होंगे भी, और या फिर सब ये केवल हवाई बातें रह जाएंगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।